This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना कुछ बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के लिए आज ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था क्लास से पहले कि सिलेबस थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, जिसके लिए हमें पीछे वाले सिलेबस से कंटिन्यू करना है। तो कुछ बच्चों के लिए जो आज हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही नया होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो पुराना भी हो सकता है। तो उसको सोच के चलो कि आज आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो हम पहले तो अपने इस चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज तक हमने जो पढ़ा था वो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसको कैसे हम पहचानते थे? जैसा इसका नाम वैसा ही ये दिखने में भी होता है। जैसा इसका नाम है देखने में भी ये बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ लिख रखा है दो चर, तो मतलब उसमें दो चर होंगे। जैसे मैंने लिखा 4x जमा 5y, ठीक है। और वो होगा रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है। तो यहाँ पे देखो भाई, x की भी घात एक है, y की भी घात एक है। लिखी नहीं थी ना, तो x के सिर पे एक लिखा था ना तो y के सिर पे एक लिखा था। जो जिसके सिर पे कोई घात लिखी ही नहीं होती, उसको हम मान के चलते हैं कि घात उसकी ऑटोमेटिकली एक ही होगी। और वो होना चाहिए समीकरण, मतलब उसके बराबर में लिख के कुछ संख्या लिखी होनी चाहिए, या जीरो या कुछ भी मतलब लिखा होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर है, एक है x एक है y, ठीक है। और इसमें घात की बात करें तो इसकी भी एक इसकी भी एक। और इसमें अगर देखें क्या ये समीकरण है, तो जी हाँ, ये समीकरण भी है। पर अगर मैं वहीं पे एक और उदाहरण लिखूं, मैं लिखूं 3y जमा 6y बराबर में 5, ये चलो जीरो लिख लेते हैं। 3y जमा 6y बराबर में 0, तो क्या इसको हम कह सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि चर कौन है, तो आप सिर्फ एक ही नाम ले पाओगे, वो आप y का नाम ले पाओगे। बेशक y यहाँ पे दो बार था, एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है। y कितनी बार है? y जो है वो दो बार है, लेकिन है तो y ही ना। y को आप 10 बार लिख दो, पर रहेगा तो वो y ही। तो जब आपसे चर का नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे चर तो इसमें सिर्फ और सिर्फ y है। लेकिन अगर ऊपर वाले समीकरण में चर का नाम पूछूं, तो ऊपर वाले समीकरण में आप कहोगे कि एक चर है x और दूसरा चर है y, मतलब दो चर आप गिन के लिख पाओगे। तो जो ऊपर वाला समीकरण है, इसको हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन नीचे वाला जो समीकरण है, इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें चर एक ही है, दो नहीं है, ठीक है। तो हमने ये तो बात कर ली रैखिक समीकरण की। लेकिन आपको जो बुक में क्वेश्चन आएंगे, जो आपका यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, वो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर के नाम में एक और शब्द जुड़ा है। अभी हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, अभी हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण तक। लेकिन देखो यहाँ पर तो एक और शब्द लिख रखा है युग्म, तो इसका भी तो कुछ मतलब होता होगा ना, ऐसे फालतू में तो लिखा नहीं होगा। तो इसका भी मतलब समझना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण तो भाई हम समझ गए कि क्या होना चाहिए, उसमें होने चाहिए दो चर, जैसे कि 2x जमा 5y बराबर में 0, या बराबर में 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं युग्म की, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा या फिर जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी कह लो इसको या जोड़ा कह लो। तो जब भी आपको नजर आए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो समझ जाना युग्म लिख दिया तो एक की बात नहीं कर रहे, कितने की बात कर रहे हैं? दो की बात। तो मतलब यहाँ पे एक और समीकरण भी होगा जिसके पास चर ऐसे ही होंगे जैसे ऊपर वाले के पास है। तो इन दोनों से मिलकर के बनेगा युग्म। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? युग्म। तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें भी युग्म शब्द लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि हम इस चैप्टर में जितने भी सवाल करेंगे वो ऐसे दो दो की जोड़ी में ही मिलेंगे। कभी भी आपको अकेला समीकरण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही जब युग्म है तो अकेला कैसे दे सकते हैं? तो आपको कैसे मिलेंगे? ये दो दो की जोड़ी में, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर का नाम, जिसको हमने अच्छे से अभी सीख लिया। क्या क्या इसमें मिलेगा वो भी हमने देख लिया कि जोड़ी में आपको चीजें अब मिलेंगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दो समीकरण होंगे बिल्कुल जोड़े में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में सीख लेते हैं। चलो,
आपको यहाँ पे बता रखा है कि ये जो 5x जमा 8 है ये एक बहुपद है। हमने पढ़ा था, हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा है, हमने बहुपद पढ़ा है, हमने समीकरण पढ़ा है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसको सिर्फ इतना लिखते हैं 5x जमा 8, तब हम इसको नाम देते हैं बहुपद का। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी बहुपद के आगे बराबर का निशान लगा के कुछ और लिख लेते हैं, तो वो समीकरण बन जाता है। ठीक है, बहुपद के पास होता है सिर्फ चर, अचर, संक्रिया, लेकिन समीकरण के पास होती है तीन चीजें। पहली होती है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब उल्टे हाथ की तरफ को कुछ लिखा होगा। फिर होती है राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ को कुछ लिखा होगा। फिर होता है बीच में बराबर का निशान। ठीक है, ये तीन चीजें आपको जिसके पास भी मिल गई उसको हम जो है वो समीकरण का नाम देते हैं। नमस्ते ठीक है, काऊ। क्या हो गया? कुछ कह रहे हो आप अंजलि? बेटा माइक ऑफ कर दो अगर आप नहीं कुछ कह रहे हो तो। देखो मैंने कहा ना माइक बार बार ऑन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो फिर शोर बहुत हो जाता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम एक बार और बताना वो ये वाला बहुपद और समीकरण में अंतर देखो। बहुपद में आपका सिर्फ इतना होगा, जैसे कि इसको नीचे लिखती हूं, मैंने यहाँ पे लिखा x जमा 9x। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक बहुपद है। इसको हम नाम देंगे बहुपद का। किसका नाम देंगे? इसको हम बहुपद का। लेकिन अगर हम बात करें कि मैं इसी को ऐसे लिखूं x जमा 9x, नहीं चलो x जमा 9 लिखते हैं, नहीं तो फिर ये तो जमा हो जाएंगे आपस में ही, कुछ फायदा नहीं होगा। x जमा 9 बराबर है 0 लिख दूं, या x जमा 9 बराबर है 8 लिख दूं, तो अब ये बहुपद नहीं है, अब ये समीकरण बन चुका है। क्या बन चुका है? अब ये समीकरण बन चुका है। क्यों बना समीकरण? क्योंकि जिसके पास भी आपको ये तीन चीजें दिख जाएंगी उसको आप समीकरण का नाम दोगे। कौन कौन सी तीन चीजें? नंबर 1 आपको दिखेगा बराबर का निशान। नंबर 1 आपको क्या दिखेगा? बराबर का निशान। नंबर 2 आपको दिखेगा कि इस तरफ कुछ लिख रखा है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नंबर 3 आपको दिखेगा कि बराबर के इस तरफ भी कुछ लिख रखा है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो जिसके पास भी ये तीन चीजें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बराबर का निशान, उसको हम कहते हैं कि ये एक समीकरण है। क्या कहते हैं? ये एक समीकरण है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि भाई रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है, हाँ अभी चैट में मत लिखो, चैट में मत लिखो, समझ आ गया तो ठीक है। चैट में लिखोगे तो ऐसे भर जाएगा पूरा का पूरा और स्क्रीन ही नहीं दिखेगी। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के दो आगे इन्होंने हिस्से किए हैं। पहले समझाया कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि x जमा 5 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है, इसमें x की घात 1 है। y माइनस 10 बराबर है 0, ये भी एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें भी y की घात 1 है। तो इसको कहते हैं रैखिक समीकरण जिसमें घात कैसी होगी? 1 होगी। ठीक है, और इसको इन्होंने आगे दो हिस्सों में बांटा कि रैखिक समीकरण को इन्होंने दो तरीके में आगे डिवाइड किया है। नंबर 1 एक चर वाला रैखिक समीकरण, और नंबर 2 दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। जैसे कि ये y जमा 10 बराबर में लिख दिया मैंने 5। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक चर वाला समीकरण है। क्या है ये? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर मैं और यहाँ पे लिखूं तो मान लो मैंने लिख दिया z माइनस 9, तो ये बराबर में 0, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर कितने हैं? एक। इसमें चर y अकेला, इसमें चर z अकेला, y की भी घात 1, z की भी घात 1, तो चर भी एक है, घात भी एक है, तो इसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने इसको एक समीकरण के रूप में बनाना है कि अगर हम किसी संख्या में 3 जोड़े, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 मिलता है, किसी एक संख्या में जो कि हमें पता ही नहीं है, ऐसी संख्या बोल रहे हैं जो कि हमें पता ही नहीं है, उसमें 3 जोड़ो तो 10 मिलेगा। तो इसका
हमने बनाना है समीकरण। तो जब मुझे कोई संख्या पता ही नहीं कि कितनी है, जब मैं बता ही नहीं सकती कि ये संख्या कितनी है, तो इसको हम मान लेते हैं चर के बराबर। हाँ, लेकिन समीकरण बनाना है ना नेहा, तो इसको साथ नहीं लेंगे। जब समीकरण बनाना है तो साथ नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें नहीं पता, जो दी ही नहीं है, उसको हम क्या मान लेंगे, चर मान लेंगे। जैसे कि x मान लो, y मान लो, z मान लो, b मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो संख्या हमें पता ही नहीं उसको x मान लिया। x में हमने 3 जोड़ना है, तो x में हमने 3 जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर 10 मिलेगा। तो ये हमने समीकरण बना दिया। हमें इन्होंने एक लिख के दी, इन्होंने हिंदी में कोई चीज लिख के दी, बोला इसको गणित में प्रेजेंट करो, इसको मैथ में दर्शाओ। मैथ में किसी भी कथन को दर्शाना हो तो हमेशा समीकरण ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा। माइक ऑफ करो बेटा, ज्वालाजी के नाम से जो भी माइक ऑफ रखो अपना, नहीं तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया क्लास में बच्चे गुड इवनिंग, इसलिए अपना माइक अब ऑफ रखना है सभी ने। अगर जरूरत होगी तभी माइक ऑन करना है, नहीं तो जो बच्चा क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करेगा, शोर मचाएगा, उसको मैं क्लास से हटा दूंगी और उसको वापस एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको वापस एंट्री नहीं मिलेगी। खुशबू बेटा अभी माइक ऑफ करो। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 10 हो गया। ठीक है, हमें नहीं पता थी संख्या, तो हमने उसकी जगह पे x लिख दिया। उसमें हमने 3 जोड़ना था, 3 जोड़ दिया, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। हमने समीकरण बना दिया। अब x की जगह पे z लिखना चाहते हो, z भी लिख सकते हो, z प्लस 3 बराबर है 10, ऐसे भी बना सकते हो। अब x की जगह पे a लिखना चाहते हो, a लिख दो, a प्लस 3 बराबर है 10, ऐसे भी बना सकते हो। ये सारे के सारे ही कैसे हैं, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब तो इन्होंने भी यहाँ पे वही बनाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखो एक ही चर है, चर की घात भी एक है और ये समीकरण भी है, तो ये बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की, कि वो कैसे दिखते होंगे। वैसे तो हमने देख लिया, पर फिर से देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि राम के पास कुल सेब, क्या हो गया मैम, उसमें 2 चर होंगे ना। हाँ बिल्कुल, उसमें 2 चर होंगे। ठीक है, राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। अब इन्होंने हमें जो है वो बस एक लाइन लिख के दे दी और बोला कि इसका समीकरण बनाओ। कुछ दिया ही नहीं, हमें बोला कि राम के पास कुछ सेब है और कुछ संतरे हैं। हमें नहीं पता कि कितने सेब और कितने संतरे, हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है। हमसे बस इतना बता दिया कि सेब है, संतरे हैं, दोनों को जब जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो जब हमें पता ही नहीं कि सेब कितने, जब मुझे पता ही नहीं कि भैया सेब कितने, तो मैं सेब को x मान कर चलूंगी। मैं सेब को क्या मान लूंगी, x। मुझे नहीं पता ना, मुझे पता ही नहीं सेब कितने हैं, तो मैं सेब को क्या लिखूं, मुझे x लिखना पड़ेगा। और हमें ये भी नहीं पता कि संतरे कितने हैं, तो हम संतरे को y मान सकते हैं। हमें नहीं पता सेब कितने थे, तो हमने सेब को जो है वो मान लिया x, और हमें नहीं पता संतरे कितने हैं, तो हमने संतरे को मान लिया y। अब सेब में संतरे को जोड़ना है, मतलब x में y को जोड़ना है, और मुझे आंसर 6 मिल जाएगा, क्योंकि संतरे जितने हैं और सेब जितने हैं, जब उनको जोड़ा तो आंसर 6 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसने कहा, इस बल्लभ ने कहा ऐसा कि राम के पास ऐसा ऐसा, तो आप इसका समीकरण बनाओ। हमने समीकरण बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने पीछे समीकरण बनाया था तो हमने देखो एक ही चर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सवाल ही वैसा था। सवाल में बोला था कि किसी संख्या में क्या करो, किसी संख्या में 3 जोड़ो और आपको 10 मिल जाएगा। तो हमने एक ही चर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें एक ही चीज थी जो नहीं पता थी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 2 चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है कि है क्या, कितने सेब है, कितने संतरे, पता ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको XY मानेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो 3 और 3, तो ये गलत है, क्योंकि अगर मैं बेटा माइक ऑफ रखो कीर्ति, अब खुद को अलग अलग से बोलना पड़ेगा। माइक ऑफ रखो। देखो मैम, ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं। हाँ, अभी माइक ऑफ रखो, अभी नहीं होगी डिस्टरबेंस, अगर होगी तो मैं यहीं से ऑफ कर दूंगी। अगर सेब मैं बोलूं कि राम के पास सेब है ही नहीं, ठीक है, राम के पास सेब है ही नहीं, तो बताओ संतरे कितने हुए। मैम, संतरों का पहले तो कुछ भी
6 हुए, बिल्कुल। तो आप कह रहे हो कि भाई सेब भी 3 संतरे भी 3, गलत है। मैं बोलूं कि हम मान के चले राम के पास सेब है ही नहीं, सिर्फ हाँ संतरे ही हैं, तो कितने हुए, तो फिर 6 हो गए कि 0 सेब 6 संतरे। फिर मैं बोलूं कि राम के पास 1 सेब है, तो भाई संतरे कितने होंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अगर 1 सेब है तो 5 संतरे होंगे, 5 होंगे, तो मतलब हमारी जोड़ी बन गई 1 और 5 की। फिर मैं बोलूं राम के पास है 2 सेब, तो संतरे कितने होंगे भाई, 4 होंगे। फिर मैं बोलूं राम के पास 1 ही सेब है, तो संतरे हो गए 5। मैं बोलूं राम के पास 6 सेब है, तो संतरे हो गए 0। तो ऐसे करते करते, हाँ अभी के लिए अभी रुक जाओ, अभी चैट में मत लिखो, अभी बस समझो इस बात को। तो ऐसे करते करते इसके इतने सारे हल निकल जाएंगे, तो इसका हल सिर्फ 3 और 3 नहीं होगा, वो भी होगा। जैसे मैं बोलूं राम के पास अगर 3 सेब हैं तो 3 ही संतरे हुए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास दोनों 3 ही है, क्या पता उसके पास 1 सेब 5 संतरे हो, है ना, उसके पास 2 सेब 4 संतरे हो, उसके पास 6 सेब और संतरा हो ही ना, ये भी तो हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो उसके बहुत सारे हल निकलते हैं। यूनिक वैल्यू नहीं है मैम, हाँ कोई मतलब यूनिक नहीं है। तो अभी के लिए अगर हम सिर्फ इतने सवाल को देखें तो कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं है, कोई भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई कितना है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना दिमाग चलाऊं तो मेरे हिसाब से 2 सेब 4 संतरे। अगर आप बोलो तो जैसे आपने बोला 3 सेब 3 संतरे, अब कोई और बोलेगा कि नहीं सेब तो है संतरे हैं ही नहीं, तो उसका आंसर ये होगा। तो मेरा आंसर ये है, आपका आंसर ये है, किसी और का आंसर ये है। तो जब तक हमें सवाल सिर्फ इतना दे रखा था तब तक हम उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि हम इसमें आपको एक और जानकारी दे दें, ठीक है, अभी तक हमारा सवाल इतना था कि सेब में संतरे को जोड़ा तो उत्तर आया 6। अब ये कह रहे हैं अगर आपको एक और जानकारी दे दें तो क्या तब आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, तब क्या आप इसको हल कर पाओगे। तो हमने कहा चलो देखते हैं, अभी हाँ या ना तो हम कुछ नहीं बोल रहे, हाँ या ना हम नहीं बोल रहे, पर हम देखते हैं। आप पहले जानकारी दो, उसके हिसाब से बताएंगे कि आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो पहला समीकरण तो हमारे पास बना हुआ ही था कि भाई सेब में संतरे को जोड़ो तो 6। एक जानकारी इन्होंने हमें ये दी थी, एक जानकारी इन्होंने हमें ये दी थी। दूसरी जानकारी इन्होंने हमें ये दी कि राम के पास जो सेब है, ठीक है, राम के पास जो सेब है मतलब जो एक्स है वो संतरों से 2 ज्यादा है। राम के पास जो सेब है वो संतरे से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं सेब में से संतरे को घटाऊं तो उनके बीच का अंतर 2 होगा। कितना अंतर होगा, 2 होगा, क्योंकि जो सेब है ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा है। अगर मैं उसमें से संतरे को माइनस करती हूँ तो मुझे उत्तर में 2 मिलेगा। इस लाइन से मेरा ये समीकरण बना। लाइन हमें ये दी थी कि राम के पास जो सेब है भाई वो संतरे से 2 ज्यादा है। तो अगर मैं सेब में से संतरा माइनस करती हूँ तो उत्तर में मुझे 2 मिलेगा। अब इन्होंने मेरे को 2 चीजें दे दी है। अब क्या हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हमने कहा अब हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, जो कि आपको सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप यहाँ पे समझो कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब देखने की जरूरत नहीं है, बस समझो। मैंने x का मान निकाला y के रूप में और यहाँ पे भर दिया। मैंने x का मान निकाला y के रूप में और यहाँ पे मैंने भर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 जमा y बराबर में 6। ये आ जाएगा 2y बराबर में 4 और ये आ जाएगा y बराबर में 2। y हमने माना था संतरे को, तो मतलब संतरे जो हैं वो 2 हैं। संतरे कितने हैं, वो 2 हैं। और सेब कितने हुए बताओ, अगर संतरे 2 हैं तो सेब कितने हुए मैम 4। 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आया, ना तो वो 3 था, ना तो वो 5 था, ना तो वो 2 और 4 था। इसका आंसर आया 4 और 2 की 4 सेब और 2 संतरे। और इस एग्जैक्ट आंसर को हम कब निकाल पाए, जब इन्होंने हमें एक और जानकारी दी। तो बस ये जो 2 चीजें हमें यहाँ पे दी, इसी को हम कहते हैं जोड़ा, जोड़ी कह सकते हो, और इसी को हम कहते हैं युग्म। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, इन दोनों ने मिलके बनाया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, बाकी ये सब आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको बस आंसर मैंने निकाल के दे दिया है। आंसर आपको याद रखना, याद तो क्या रखना, मतलब समझना है कि ठीक है इसका एग्जैक्ट आंसर आया 4 और 2, और वो कब आया, जब हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दी। अकेले से कुछ नहीं हो पाता।
ठीक है, तो जब आपको ऐसी दो चीजें मिल जाती हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब कि जोड़े हैं। तो बस इसमें इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होता है, कैसे उसको हम लिखते हैं या कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के होते हैं दो तरीके। पहला तरीका होता है ज्यामितीय विधि, मतलब कि ग्राफ विधि, कि कैसे कैसे ग्राफ की मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और दूसरी विधि होती है बीज गणित की विधि, कि कैसे कैसे जो है वो, नहीं एलिमिनेशन मेथड वो अलग चीज है, वो इसी में आएगा। ठीक है, वो आएगा बीज गणितीय विधि में या फिर अलजेब्रिक विधि में। ठीक है, बाकी हम सीखेंगे। अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे आपकी ग्राफ वाले पोर्शन पर, फिर कुछ क्लासेस के बाद हम बीज गणित वाली विधि भी सीखेंगे, जो आपने नाम दिया, जी हाँ, वो वाली विधि भी इसमें आएगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं फटाफट से ग्राफ के बारे में। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका सोल्यूशन, जो आपके ज्यामितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना होता है, वो कैसे निकालना होता है। आपको यहाँ पर पहले सीखना पड़ेगा एक समीकरण का हल निकालना। अब एकदम से आपको मैं दो समीकरण दे दूं, आपको एक का हल निकालना आता नहीं, तो आप दो का कैसे निकालोगे। तो पहले एक का सीखो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने x प्लस वाई बराबर है 6 का ग्राफ बनाना है। जब भी आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है, आपको x का मान और y का मान, आपको दोनों का मान पता होना चाहिए। आपको x का मान भी पता होना चाहिए, आपको y का मान भी पता होना चाहिए। कब? जब जब आपने ग्राफ बनाना है तब तब x का भी मान निकालो, y का भी मान निकालो। और ऐसा नहीं कि एक एक मान, बहुत सारे, कम से कम आपको x और y के 3-4 मान तो निकालने ही पड़ेंगे अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो। ठीक है, समीकरण मेरा ये था और मैंने यहां से x और y का मान निकालना था। अब कैसे निकाले? सूचना तो हमें दी नहीं, हमें एक ही सूचना दी है कि भाई x प्लस वाई बराबर है 6 के। अब जब कोई सूचना दी ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सोच सोच कर मान ज्ञात करेंगे। जैसे कैसे सोचना है तो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले x की जगह पे भरेंगे 0। कितना भरेंगे? x की जगह पे भरेंगे हम 0। ठीक है, अगर x 0 है तो y कितना आएगा? 6। तो हमारा एक आंसर आ गया 0,6। हमारा एक आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया? 0,6। बस ग्राफ बनाने के लिए आपको यही करना है जो मैं अभी कर रही हूँ। एक आंसर आ गया 0,6। अब अगर मैं x की जगह पे 1 भर दूं तो y कितना आएगा? तो देखो, y को अकेला छोड़ो, 1 को बराबर के उस पार ले जाओ तो y आ जाएगा 5। जब मैंने x को 1 भरा तो y मुझे 5 मिल गया, तो मेरा उत्तर आया 1,5। जब मैं x को 2 के बराबर भरूंगी तो जो मेरा y होगा वो बराबर आएगा 4 के, तो मेरा आंसर आएगा 2,4। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, हमने बस इन बिंदुओं को लेकर के ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये इसके हल थे, यहाँ पे इन्होंने इसके हल लिख रखे हैं। हल कैसे लिखा जाता है तो बस इसका याद रखना, हल लिखने के लिए हमेशा x पहले y बाद में, x का मान भरते जाओ, y को निकालते जाओ। और जब, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि x जब 0 था तो y जो है वो 6 आया, तो इसको आपने 0,6 ही लिखना है। अगर आपने इसको गलती से, छोटी मोटी गलती से अगर आपने इसको 6,0 लिख दिया तो इसका मतलब ही बदल जाएगा, आपका आंसर ही बदल जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। अगर x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। ये आपको जब ग्राफ बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। मैम एक बार फिर समझाना। ठीक है, इसको एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो, अगर मैं आपको बोलूं कि x जब 0 था तो y जो है वो 6 आया, ठीक है, ऐसा आप मानो 6 आया। अब मैं आपको बोलूं कि इसको हल के रूप में लिख के बताओ, मैं आपको बोलूं इसको ये जो है वो आप हल के रूप में लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको पहले लिखोगे x, y, ये क्या होता है, ये हमारा हल होता है। ठीक है, इसको हम मानते हैं कि ये क्या है, ये हल है। अब जब इसने आपने इसको लिखना है तो आप इसको लिखोगे 0,6। गलती से भी इसको 6,0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका उत्तर ही गलत हो जाएगा। अगर x 0 तो पहले x लिखो, अगर y 6 तो बाद में 6 लिखो। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है,
अगर मैं आपको बोलूं कि y जो है वो 5 है, चैट में लिखेंगे सभी, y 5 है और x जो है वो 2 है, तो मैं हल कैसे लिखूंगी? 5,2 या 2,5? मैम 2,5। चैट में बताओ, चैट में। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि पहले x का मान फिर y का मान, तो x 2 था तो पहले 2 लिखा, y 5 है तो 5 लिखा, तो हम बोलेंगे इसको 2,5। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं ये, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये बिंदु है, आपने इन बिंदुओं को ग्राफ में ढूंढना है और ग्राफ बनाना है। तो अगर कोई बिंदु आपको लिख रखा है 0,6 लिख रखा है, मुझे बताओ इसमें x कितना और y कितना? चैट में लिखो, x कितना, y कितना? इसमें x कौन है और y कौन है? मैम 0 और y। चैट में, चैट में। ठीक है, अमन माइक ऑफ कर दो। x 0 और y 6, बिल्कुल करेक्ट है, x 0 और y 6। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम हमेशा हल को x, y लिखते हैं, तो अगर पहला पॉइंट 0,6 लिख रखा है तो x को 0 लिखना है, y को 6 लिखना है, और ऐसे ही इसको ग्राफ में भी ढूंढना है। ठीक है, ग्राफ में ढूंढते हैं, चलो इसको। x का 0 और y का 6। जब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है वो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, कि जब कोई अक्ष 0 हो जाता है, जब क्या होता है, कोई अक्ष जो है वो 0 हो जाता है, तो हम उसको नहीं देखते, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको देखना ही नहीं है। जब वो चीज 0 हो गई तो उसको क्यों देखें, तो x को नहीं देखेंगे, तो हमारा जो ग्राफ पे बिंदु बनेगा, जब हम x को देख ही नहीं रहे, तो हमारा ग्राफ पे बिंदु कहाँ बनेगा? y पर। कहाँ बनेगा? y पर, क्योंकि x तो 0 हो चुका है। ठीक है, x क्या हो चुका है? x तो 0 हो चुका है। कौन बचा है? y बचा है। y का कितना बताओ? y का कितना? 6 में 6, तो बस y के 6 पर ही हमारा आंसर होगा। y का कितना? y का 6, तो y के 6 को ही हम अपना उत्तर मानेंगे। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, x का कोई और बिंदु होता, तब बात अलग होती, लेकिन x को इन्होंने खुद ही 0 कर दिया। जब x को इन्होंने 0 कर दिया तो फिर हम x को देखेंगे नहीं, हम सिर्फ y को देखेंगे। ठीक है, और y के 6 पे हमारा बिंदु हम बना देंगे। अब है 2,4, x का देखना है 2 और y का देखना है 4। ठीक है, x का 2 देखेंगे x अक्ष पर, सबको पता है ना अक्ष के बारे में, पिछली क्लास में पढ़ा था भाई, पिछले से पिछली क्लास में पढ़ा था। x अक्ष होता है ये वाला, इसका 2 है यहाँ पर, इसके 2 से ऊपर की तरफ को जाना है और y के 4 से आगे की तरफ को आना है। जिस बिंदु पर ये टकरा गए उस बिंदु को हम नाम दे देंगे किसका? 2,4 का, क्योंकि x का 2 है और y का 4 है, तो उन बिंदुओं को जब हमने जोड़ा, जब हमने x के 2 से ऊपर को बढ़े, y के 4 से आगे को आए, तो जिस बिंदु पे हम आके पहुंचे उसका नाम होगा 2,4। ठीक है, अब हमने ढूंढना है 6,0। चलो ये बताना, x का 6 और y है 0, तो जब y 0 हो गया तो क्या हम y को देखेंगे? नहीं देखेंगे। जब y को नहीं देखना है तो फिर हमारा उत्तर कहाँ जाएगा? हमारा उत्तर जाएगा x पर। x के कितने पर? तो x के 6 पर। मैं 6 पर, यहाँ, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ये है वो बिंदु जो है x का 6 और y का 0। बस ये ध्यान में रखना है, अगर कोई अक्ष 0 हो जाता है उस अक्ष को मत देखो, उसके अलावा जिस अक्ष पे पॉइंट है, जैसे कि x पे पॉइंट है 6, तो x के 6 को अपना आंसर मानो। जो पहला पॉइंट था जो लिखा था 0,6, जो लिखा था x का 0 y का 6, तो हमने उत्तर माना था इसको, क्योंकि y का 6 यहाँ है, x तो 0 हो गया था, x को तो देखना ही नहीं था, तो ऐसे करते करते हमने पॉइंट जो है वो ढूंढने होते हैं। ठीक है, चलिए अब पॉइंट ढूंढे और उनको ऐसे टिका दिया, यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद जब इसको खींचा तो बिल्कुल एक सीधी रेखा आई और अपने आप आई, हमने नहीं लाई।
मैंने जबरदस्ती नहीं की कि सीधी रेखा आए, खुद आ गई, क्योंकि बिंदु ही ऐसे थे, हल ही ऐसे निकले थे कि रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी आ गई। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर है 6 का जो आलेख है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा आता है। इसी तरह से सिर्फ इसकी बात नहीं है, इस पूरे गणित में जितने भी रैखिक समीकरण हैं उन सभी का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में ही आएगा। ये हमने रैखिक बहुपद में भी किया था, उसका भी ग्राफ होता था, बिल्कुल सीधा होता था। ठीक है, इसका उन्होंने आलेख खींचने को बोला। अभी आलेख हम खींचेंगे नहीं, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि आलेख खींचा हुआ कैसा दिखता है। तो इन्होंने इसका पहले तो बिंदु निकाले, बिंदु निकाल के इसका आलेख खींचा। अब यहां पर आपने दो चीजें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, उनको अच्छे से सुन लो, बिल्कुल अच्छे से सुन लो। ठीक है, नंबर 1, इसको लिख ही लेती हूं मैं, नोट कर लेना। जो हल होता है, किसका हल? समीकरण का हल। ठीक है, किसका हल? तो लिख लेती हूँ समीकरण, स मतलब समीकरण। समीकरण का हल ग्राफ की रेखा पर आता ही आता है। ग्राफ की रेखा पर, जो ग्राफ है उसकी रेखा पर आता ही आता है। ये बात गांठ बांध लो कि जो समीकरण का हल होगा वो ग्राफ की रेखा पर आता है। और नंबर 2, अगर कोई बिंदु है जो ग्राफ की रेखा पर आ रहा है तो इसका मतलब है वो इस समीकरण का हल होगा ही होगा। बिंदु अगर ग्राफ की रेखा पर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे समीकरण का हल होगा ही होगा। क्योंकि इसी पर आधारित आपको पोल में क्वेश्चन आएंगे, तो इस लाइन को कभी मत भूलना। अगर कोई, आपने ग्राफ की रेखा देखी है, लाल रंग की यहाँ पे ग्राफ की रेखा जा रही थी, देखो ये लाल रंग की रेखा थी और इस रेखा के ऊपर जो है वो क्या है? कुछ बिंदु है। ये लाल रंग की रेखा यहाँ से जा रही थी और इस रेखा के ऊपर जो है वो क्या है? कुछ बिंदु है। ये बिंदु इस ग्राफ की रेखा पर क्यों आ रहे हैं? ये इस ग्राफ की रेखा पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सभी के सभी इस समीकरण के हल है। 2 -2, 4 ये भी इसका हल है, 0, 3 ये भी इसका हल है, 2, ये पता नहीं कौन, ये गलत है भाई, समीकरण गलत है। 2, 2 कहाँ है इसका हल? अच्छा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ये, ठीक है। तो जितने भी ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सभी इसके हल हैं, इसलिए ये ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं। इसलिए क्या होगा? ये ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया, अगर कोई, इसी का उल्टा, नंबर 1 हल जो है वो ग्राफ की रेखा पर आएगा, आप उसको ग्राफ की रेखा पे आने से नहीं रोक सकते। ठीक है, हल ग्राफ की रेखा पे आएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। नंबर 1 ये है। और नंबर 2, अगर कोई बिंदु आपके रोकने के बावजूद भी ग्राफ की रेखा पे आ रहा है, इसका ये मतलब है वो उसका हल है, क्योंकि हल तो भाई ग्राफ की रेखा पर ही आता है। ठीक है, बाकी इसको अभी हम समझेंगे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए इस सवाल का जवाब दो, क्या x माइनस वाई बराबर है 2 के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x माइनस वाई 2 का हल है? ये आपको बताती हूँ पूछ क्या रहे हैं। ये पूछ रहे हैं इस ग्राफ में जितने भी बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 बिंदु इस ग्राफ पे हैं टोटल। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये 8 के 8 बिंदु इस समीकरण के हल होंगे? जिस समीकरण का ये ग्राफ है, क्या ये सभी बिंदु इस समीकरण के हल हैं? नो मैम। नहीं। जी और एच नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा कि जो G है और जो H है वो इस ग्राफ के, इस समीकरण के हल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहे हैं। अगर ये ग्राफ की रेखा पे आते, अगर ये H बिंदु जो यहाँ बैठा है, अगर ये ग्राफ की रेखा पे मतलब इस पर कहीं आया होता तो हम कहते इसका हल होगा, लेकिन ये तो आया नहीं था, ये तो कहीं दूर कोने में जाके बैठा है। वैसे G के साथ हुआ, G भी इस ग्राफ की रेखा पर आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी इसका हल नहीं है। तो फिर से आपको यहाँ से वही चीज रिपीट हुई कि जो जो ग्राफ की रेखा पर आएगा वो हल होंगे। जो ग्राफ की रेखा पे नहीं आ रहे उनको हम हल भी नहीं कहते। ठीक है, सारे
रैखिक समीकरण का आलेख सीधी रेखा से तो हमने कर लिया है। और ये वही लाइन जो मैंने आपको समझाई थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित सभी बिंदु रैखिक समीकरण का हल होते हैं। और रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर आता ही आता है, आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपने मुझे बस इतना बताना है कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक ऐसे ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ पे मैंने एक, मतलब ये क्या है, ये निर्देशांक तल है, ये ग्राफ नहीं है, ये निर्देशांक तल है। इस पे मैंने नीले रंग की रेखा खींची और इस पर अभी ग्राफ बनेगा। ठीक है, नीले रंग की रेखा खींची और इस पे मैंने बिंदु बनाए। पहला बिंदु यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और पांचवा यहाँ पर, और छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। इनको नाम दे देती हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप मुझे बताएंगे एच बिंदु के बारे में, क्या ये एच बिंदु ग्राफ की रेखा पर है? नो मैम। नो मैम। चार्ट में लिखो भी, चार्ट में लिखो। नहीं है। ठीक है, एच बिंदु ये था, ग्राफ की रेखा नीले रंग की, एच बिंदु खड़ा है लाल रेखा पर, कैसे आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, क्या जो बिंदु ए है वो ग्राफ की रेखा पर है? यस मैम। ए, ठीक है भाई, यस बिल्कुल है। क्या जो बिंदु एफ है वो ग्राफ की रेखा पर है? कौन सी मैम? एफ। क्या जो बिंदु जी है ग्राफ Yes, की ma'am. रेखा पर है? यस जी मैम। जी जी है, पक्का? नो मैम। नहीं है, ये है जी। देखो ये थोड़ा अलग सा लिखा है पर ये है जी, तो जी यहाँ पर है, ग्राफ की रेखा यहाँ पर है। तो बस, तो पोल में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने इतना ही पहचानना है कि कौन ग्राफ की रेखा पे आ रहा है और कौन सा बिंदु ग्राफ की रेखा पे नहीं आ रहा है। कर पाओगे इतना? यस मैम। सिर्फ पहचानना है मैम कि इस कौन ग्राफ लाइन की की रेखा रेखा पर। पे ही देखना है ना सिर्फ? बस इस पर देखना है। ठीक है, सिर्फ इस पर, ये जो आपको नीले रंग की रेखा दी है इसे कहते हैं ग्राफ की रेखा। इस पे जो बिंदु आएंगे, इस पे जो भी बिंदु आएंगे वो आपको दिख जाएंगे इस पे ऐसे चढ़े हुए। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लेकिन फिर भी आपने आंसर देना है, पोल में आंसर देना है। चैट मैंने अभी ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है कि क्या जो बिंदु है 0,2 वो इस समीकरण के ग्राफ पर है? आपने आंसर देना है पोल में, लेकिन पहले मैं ग्राफ बना दूं क्योंकि दिखता नहीं दूर से, बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो हरे रंग की रेखा दिख रही है ये ग्राफ की रेखा है, जो आपको ये हरे रंग से रेखा दिख रही है ये है ग्राफ की रेखा। अब बिंदु बना देती हूँ फटाफट से। यहां पर जो है वो एक बिंदु बना है और इसका नाम है 2,0। क्या नाम है इसका? 2,0। यहाँ पे एक बिंदु बना है और इसका नाम है 0,-1। और यहाँ पर भी एक बिंदु बना है। बेटा अभी के लिए हाँ, अगर सवाल है तो पूछो, आंसर नहीं बताना है। नो मैम कुछ नहीं। ठीक है, और ये जो बिंदु यहाँ पे है इसका नाम है 0,2। तो आपसे पूछा है 0,2 के बारे में, आपसे पूछा है कि बताओ ये जो 0,2 है क्या ये ग्राफ की रेखा पर है? अगर आपको लगता है हाँ भाई ग्राफ की रेखा पर ही तो है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ग्राफ की रेखा पर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करोगे। जिसको जितना जितना अपने अपने हिसाब से समझ आया वो उस हिसाब से अपना आंसर देने की कोशिश करना। सही होता है, गलत होता है, वैसे तो कोशिश करना सही देने की, पर कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो फिर से सिखा देंगे। हाँ बेटा पोल अभी ओपन हो रहा है, बिल्कुल। चलो अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां जाके अपना आंसर जो है वो दे सकते हो। डन। डन मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 56 बच्चे हैं। 56 में से 2 बच्चों के पास पोल नहीं आता है तो 54 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी आंसर करेंगे। 0,2 बिंदु की बात ये कर रहे हैं, जिसपे मैं डब्बा बना देती हूँ। ये इस बिंदु की बात कर रहे हैं कि क्या ये ग्राफ की रेखा पे आ रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ग्राफ की रेखा पर ही तो है भाई और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, लगता है नहीं तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो।
डन मैम। ओके बेटा। अच्छा, जिसने जिसने भी आंसर कर लिया है बस हैंड रेज कर दिया करो। और सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, तो हम वेट करेंगे सिर्फ 17 तक। अगर 17 मतलब 9:17 तक अगर सभी बच्चों के आंसर आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, और लेकिन ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हाँ या ना, एक ही तो आंसर, या तो हाँ या तो ना, और तो कोई आंसर है ही नहीं। सॉरी। 42 बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, इतना आसान आंसर देने में मत डरो, बस आंसर दो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखेंगे कि कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट है आप सभी के पास, उसके बाद हम फिर पोल को एंड कर देंगे। पैंतालीस बच्चों ने आंसर दे दिया है, और बहुत से बच्चे भी रहते हैं, 15-20 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया। 0,2 बिंदु क्या ये ग्राफ की रेखा पे आ रहा है? अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। बहुत हो गया, 17 हो चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। हाँ पूजा कुछ कह रहे हो? नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी की जी नहीं, ये ग्राफ की रेखा पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ग्राफ की रेखा हरे रंग की है ना। ग्राफ की रेखा किस रंग की है? हरे रंग की है। तो अगर ये बिंदु इस पर आता होता तो ये ऐसे हवा में नहीं लटका होता, इस पे ऐसा बना होता, ठीक है। लेकिन इस पे जो बिंदु बना था वो 2,0 बना था, लेकिन जो आपसे पूछा गया था वो 0,2 के बारे में पूछा था। फर्क समझो, डिफरेंस समझा करो। आपको इस लाइन पे जो बिंदु दिया था वो 2,0 था, जिसके बारे में पूछा था वो ये वाला बिंदु था। तो ये वाला बिंदु ग्राफ पर तो है, लेकिन ग्राफ की जो रेखा जाती है उस पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है, और आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन पोल पे। अब सवाल थोड़ा सा लंबा है, और आपको ध्यान से इसका आंसर करना है। आपको बोला है इन बिंदुओं में से, जो बिंदु आपको दिख रहे हैं, दिख नहीं रहेंगे भी, मतलब मैं इनको बनाऊंगी तब दिख जाएंगे, इनमें से कौन सा बिंदु आलेख की रेखा पर स्थित नहीं है? जो इस रेखा पे नहीं आएगा उसको आपने चुनना है। तो चलिए पहले तो मैंने रेखा थोड़ी सी डार्क बना दी, अब फटाफट से बनाते हैं बिंदु। तो एक बिंदु यहां पर है और इसका नाम है 2,1, इसका नाम है 2,1, ठीक है। और एक बिंदु यहां पर है, इसका नाम है 1,0, और एक बिंदु यहां पर है, इसका नाम है 0,-1, ठीक है। और एक बिंदु यहां पर है और इसका नाम है, इस वाले बिंदु का नाम है 3,0। तो आपने देखना है, अपने ग्राफ की रेखा को देखना है, इस वाली रेखा को देखना है, और पता लगाना है कि इन 4 बिंदुओं में से कौन सा एक ऐसा बिंदु है जो ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहा। जो किस पर नहीं आ रहा? ग्राफ की रेखा पर नहीं आ रहा। मैम रुक जाओ, अभी पोल नहीं ओपन हुआ है। मैम हाँ बोलो, जाओ अभी मैम पोल मुझे ओपन कर स्क्रीन दो। दिखाई नहीं दे रही। अच्छा रुको, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। अभी रुक जाओ, अगर कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी गलत मत कर देना। अभी स्क्रीन को आने का वेट करो। ठीक है,
अभी सभी को लगभग मुझे लगता है स्क्रीन नजर आ चुकी होगी, तो अगर अभी भी बेटा वंदना आपको नहीं नजर आई तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। हाँ अमन बोलिए। डन मैम। ओके डन मैम। ओके ओके हैंड रेज कर लिया करो बस, ठीक है। मैम पीछे वाले का बी था ना आंसर? हाँ पीछे वाले का आंसर बी था। चलो वेरी गुड, सभी कोशिश करो। 30 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं और 30 बच्चे अभी भी रहते हैं। आधी क्लास ने आंसर दे दिया, आधी क्लास ने नहीं किया। देखो जब क्लास में आते हो तो कोशिश क्या करो आंसर देने की। और अब क्लासेस आपकी रोज होंगी, सोमवार से लेकर के शनिवार तक होंगी, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। हाँ अभी मेरी बात सुन लो, अभी डन मत बोलना बीच में। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। क्लास मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। 1 घंटे में हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं कि फिर आपको वो समझ नहीं आया तो अगली क्लास नहीं आएगी, अगली क्लास नहीं आई तो भी उससे अगली नहीं आएगी। ऐसे करते करते पूरा हफ्ता आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप क्लास को मिस करते हो तो, ठीक है। और जब क्लास में आ जाते हो मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बातों को अच्छे से सुना करो, समझा करो और पोल में आंसर दिया करो। क्योंकि जो बच्चा पोल में आंसर देता है उसको देख के लगता है कि हाँ इसने बातों को सुना है, समझा है और अब आंसर भी दे पा रहा है। लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। हाँ जिनके पास पोल नहीं है उनकी बात अलग है, पर जिनके पास पोल है वो प्लीज अपना आंसर दिया कीजिए। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 41 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के लिए अभी सब कुछ ये रिपीटेड चल रहा है, क्योंकि वही दिक्कत है कि सिलेबस थोड़ा सा आगे पीछे है। एक बार सिलेबस हमारा सेम आ जाए फिर तो क्लासेस बहुत अच्छी चलेंगी, ठीक है। फिर किसी के लिए भी रिवीजन नहीं होगा, सभी के लिए हर चीज नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया था 46 बच्चों ने, इस बार आंसर दिया है सिर्फ 42 बच्चों ने। जो पिछली बार आंसर दे रहे थे वो भी अब आंसर नहीं दे रहे, ये तो बहुत गलत बात है भाई। आंसर दिया करो। क्लास में बताऊं तो हमारे पास अभी 57 बच्चे हैं, 57 बच्चे हैं। 2 बच्चों के पास पोल नहीं आता। 55 बच्चे क्लास में हैं और 45 बच्चों ने आंसर किया, अभी 45 ने आंसर कर दिया, लेकिन 10 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा। अच्छा पोल रिजल्ट, ठीक है, अभी आपको पोल रिजल्ट दिख जाएगा। तो चलो ज्यादा समय नहीं देते इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल से सवाल था। इसी में आप इतना समय लेने लगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में कितना टाइम लोगे। तो अभी के लिए इतना ही समय मिलेगा। तो अभी जिसने आंसर नहीं किया पोल में आंसर कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, और आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी पर ही वो बिंदु लिख रखा है जो कि इस रेखा पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 3,0 वो इसका आंसर है, क्योंकि देखो ये कोने में बना है। जो इस रेखा के ऊपर आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि भाई ग्राफ में आए हैं, जो इधर उधर जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ग्राफ में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अब बात करते हैं कि जब आपको ग्राफ दिया हो तब तो आप कर लोगे ग्राफ देख के। अब मान लो आपको ग्राफ ही ना दिया हो, बस क्वेश्चन पूछा है, ग्राफ नहीं दिया है, बस क्वेश्चन पूछा है कि बताओ क्या ये बिंदु इस समीकरण के ग्राफ पे आएगा या नहीं आएगा। आपको ग्राफ ही नहीं दिया। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि इसका ग्राफ बनाने बैठ गए, बिल्कुल नहीं। ग्राफ बनाने में तो कितना समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से पता लगाएंगे कि इसके ग्राफ पे ये आएगा कि नहीं आएगा। जब ग्राफ दिया होता है तो हम ग्राफ को देख के आंसर दे देते हैं, लेकिन जब ग्राफ नहीं दिया तो बिंदु लिखा है 3,5 और 3,5, अगर वो ग्राफ के लाइन पर आएगा तो मतलब वो उसका हल होगा, ठीक है। पहले सुन लो, अगर आपको लगता है कि 3,5 ग्राफ की रेखा पे आएगा तो मतलब वो इसका हल है, क्योंकि ग्राफ की रेखा पे हल ही तो आता है।
और हल को कैसे लिखा जाता है, अभी पीछे मैंने बताया, किसी का हल लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं x, y के रूप में। किसी का हल को जब लिखते हैं तो लिखते हैं x, y। मैंने क्यों लिखा 3,5 को x, y की तरह, क्योंकि अगर ये ग्राफ की रेखा पे आया तो मतलब ये इसका हल होगा, और हल को लिखा जाता है ऐसे। अब यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि x का मान 3 है, y का मान 5 है। एक चीज मुझे ये पता लग गई कि x 3 है और y 5 है, ठीक है। और समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 3y बराबर में 18। अब मैंने कुछ नहीं करना है, x और y का मान इस समीकरण में भरना है। अगर इसको हल करने पर मुझे 18 मिला और बराबर में भी 18 है तो मैं कहूंगी ये आएगा, लेकिन अगर नहीं मिला 18 तो मैं कहूंगी नहीं आएगा। उसके पीछे भी कारण है, हाँ या ना कहने के पीछे भी, जो कि हम बाद में समझेंगे, ठीक है। x की जगह पे 3 लिख दिया और 3 की जगह पे 3, y की जगह पे 5 बराबर में लिख दिया इसके 18। अब इसको हल करते हैं तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 5 3 हो गया 15, बराबर में 18 था तो 18 ही नीचे उतारा, ठीक है। 15 में 3 जोड़ा तो 18 आ गया और बराबर में भी 18 था, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। इसका मतलब हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। संतुष्ट कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। अब अगर समीकरण संतुष्ट हो चुका है, और संतुष्ट करता कौन है, समीकरण को संतुष्ट करने की जो पावर है वो होती किसमें है, तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ उसके हल में, ठीक है। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि जो 3,5 है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है मतलब ये इसका हल है, और अगर ये इसका हल है तो ये ग्राफ पर 100% आएगा। कोई इसको नहीं रोक सकता आने से, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता, ये ग्राफ पर आएगा, क्योंकि ये हल है। जो हल होता है वो ग्राफ की रेखा पर आता ही आता है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लो सवाल चेंज कर दूं, मैं लिख दूं 4,5, तो क्या अभी भी आएगा? अगर मैं लिख दूं 4,5 तो क्या ये भी आएगा ग्राफ पर? पता करते हैं, पता करते हैं। अगर 4,5 ने संतुष्ट कर दिया तो आ जाएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। x की जगह पे 4, 3 गुणा में 5 बराबर में 18, ठीक है। 4 ऐसे का ऐसा, 5 3 15 बराबर में 18। 15 में 4 जोड़ा तो आ गया 19, 19 बराबर में 18। नहीं भाई, इसने तो नहीं किया, इसने हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर ही नहीं तो हम कहेंगे संतुष्ट ही नहीं किया, और जब संतुष्ट नहीं किया तो मतलब ये इसका हल नहीं है, और जब हल ही नहीं है तो ये ग्राफ की रेखा पर भी नहीं आ सकता। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो आंसर था 3,5 के लिए वो हाँ था, और जो आंसर है 4,5 के लिए वो ना है, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन को। लेकिन अगर ग्राफ दिया है तो बस ग्राफ देखो और अपना आंसर बता दो। तो चलिए भाई, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। तो अभी के लिए किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, स्पेशली B25 वालों के, क्योंकि B25 के लिए, हाँ बेटा, ये B25 वालों के लिए नई क्लास थी, पहली क्लास थी, इसलिए आपका जो भी डाउट है तो प्लीज क्लास में रुक के पूछ लो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि कल है, ठीक है, जो कि